डियर फ्रेंड्स, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अब पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पेशेंट्स जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है वो पेशेंट्स जो किसी इमरजेंसी की वजह से आईसीयू में एडमिट हैं। उनको हम यूजली इमरजेंसी डायलिसिस करते हैं, या वो कंडीशन जिसकी वजह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और डायलिसिस करने की ज़रूरत है। ये हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक या सेप्टिक शॉक है। अब ये क्या होते हैं? सेप्टिक शॉक उसे कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन है जो कि पूरे शरीर में फैल गया है और उस इन्फेक्शन के फैलने की वजह से ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है और ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से किडनी खराब होने लग गई। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी पेशेंट्स की है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है किसी भी वजह से, चाहे वो हार्ट अटैक हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई और हार्ट की डिसीज हो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा और किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। और तीसरी है हाइपोवोलेमिक शॉक, सीवियर डिहाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, लूज मोशन और वोमिटिंग इतना ज़्यादा हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है और इस डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी मेंटेन नहीं हो पा रहा और पेशेंट शॉक में चला गया। तो शॉक में एक चीज़ कॉमन है, यानी कि ब्लड प्रेशर का लो होना। इसी वजह से इसको शॉक कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो किडनी कुछ टाइम तक तो कंपनसेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद किडनी को इस लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो सही नहीं पहुंच पाती। किडनी को यूजली काम करने के लिए एक पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव आर्टीरियल वॉल्यूम। ये इफेक्टिव आर्टीरियल वॉल्यूम यूजली एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर पर ही मेंटेन रहता है। किडनी इसे कंपनसेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कंपनसेट न होने के बाद में ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब काम नहीं करती तो किडनी की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है और किडनी की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने के बाद किडनी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। किडनी से रिलेटेड ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो यूजली कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पेशेंट या तो ओलिग्यूरिक यानी पेशाब का कम आना, फिर एन्यूरिक यानी पेशाब का बंद हो जाना, यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ना, उसके बाद एसिडोसिस हो जाना और इलेक्ट्रोलाइट्स की एबनॉर्मलिटी हो जाना। इलेक्ट्रोलाइट्स की एबनॉर्मलिटी में सबसे कॉमन सोडियम और पोटेशियम की एबनॉर्मलिटीज है। एसिडोसिस में यूजली बाइकार्बोनेट जो है वो कम हो जाता है और यूरिया क्रिएटिनिन जब रेज्ड हो जाते हैं तो फिर ये यूरिया क्रिएटिनिन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। किडनी के काम ना करने की वजह से जब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशंस को हमें डायलिसिस के द्वारा ही ठीक करना होता है। यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाने की वजह से यूरेमिक इंसेफेलोपैथी या बेहोशी का होना जो है आ जाता है। उसके अलावा यूजली एसिडोसिस क्या होता है कि हमारे शरीर में एल्कली और एसिड जो होता है वो एक बराबर अनुपात में होता है। इससे हमारी जो पीएच है वो एक नॉर्मल रेंज में रहती है। ये पीएच का नॉर्मल रेंज में रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारी हो सके। अगर ये पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं रहेगी तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारी जो है रुक जाएंगी और शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसलिए एसिडोसिस को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पोटेशियम या सोडियम, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। स्पेशली पोटेशियम का हाई होना जो है वो बिल्कुल भी एक अच्छी कंडीशन नहीं है और इसकी वजह से कार्डियक अरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जब किडनी काम नहीं करती है या हाइपरटेंशन प्रॉपर बनी रहती है या शॉक में पेशेंट बना रहता है तो उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है, यानी कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये लंग्स में चली जाती है तो उसे पल्मोनरी एडेमा कहते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट शॉक में होता है तो और भी सपोर्ट्स हमें देनी पड़ती हैं, जैसे कि लंग्स को सपोर्ट देनी पड़ती है। उसके अलावा और हमें बीपी को बढ़ाने वाली मेडिसिन देनी पड़ती हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, साथ में और सपोर्टिव मेडिसिन देनी पड़ती हैं ताकि ये सारी कंडीशन को सुधारा जा सके। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं सुधरती तो किडनी का जो इफेक्टिव आर्टीरियल वॉल्यूम है या जो ब्लड जो उसे एक पर्टिकुलर प्रेशर पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है और किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। जब ये सारी कंडीशंस सामने आती हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें डायलिसिस करनी है।
डायलिसिस करके हम यूरिया और क्रिएटिनिन को सुधार सकते हैं, डायलिसिस करके हम एसिडोसिस को ठीक कर सकते हैं, डायलिसिस करके हम सोडियम पोटेशियम को ठीक कर सकते हैं, डायलिसिस करके हम और दूसरी एबनॉर्मलिटीज जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड फ्लूइड को रिमूव करके, जो कि पल्मोनरी एडिमा या फ्लूइड का जो डिपोजिशन है उसे हम कम कर सकते हैं। इसलिए अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिया क्रिएटिनिन को कम नहीं करेंगे तो यूरिमिक एनकेफेलोपैथी या बेहोशी बढ़ती चली जाएगी, एसिडोसिस को कम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस रुक जाएंगी और सारी वाइटल्स ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, पोटेशियम को कम नहीं करेंगे तो हम कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज सामने आएंगी, फ्लूइड को अगर रिमूव नहीं करेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट डिसैचुरेटेड हो सकता है और पल्मोनरी एडेमा बढ़ सकता है। इसलिए आईसीयू में या इमरजेंसी कंडीशंस में यूजली इस तरीके से हम डायलिसिस डिसाइड करते हैं। आईसीयू में यूजली जो मोड ऑफ द डायलिसिस होता है वो तीनों तरीके का हो सकता है। जो एक नॉर्मल हीमोडायलिसिस होती है वो हो सकता है, या फिर एक दूसरा मोड होता है जिसे हम बोलते हैं स्लेड, वो कर सकते हैं, और एक तीसरा मोड होता है डायलिसिस का जिसे हम बोलते हैं सीआरटी। सीआरटी और स्लेड यूजली हम शॉक वाली कंडीशन में करते हैं। जब पेशेंट का बीपी सपोर्टिव नहीं होता तो हम यूजली सीआरटी या स्लेड को प्रीफर करते हैं। अब दूसरे वो पेशेंट्स आते हैं जिन पेशेंट्स की प्रोग्रेसिव किडनी डिसीज है और अब वो स्टेज 5 में पहुंच गए हैं या एंड स्टेज रीनल डिसीज में पहुंच गए हैं। जब पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिसीज में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनको यूरिमिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये यूरिमिक सिम्टम्स जो हैं वो हर तरीके से हमें कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यूरिमिक सिम्टम्स जैसे कि उल्टी का होना, उल्टी जैसा मन होना, भूख का ना लगना, वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हिकअप्स होना या हिचकी जिसको बोलते हैं ये आना, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाना, ये यूजुअली यूरिमिक सिम्टम्स कहलाते हैं। इसके अलावा सीकेडी स्टेज 5 में और भी इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हो सकता है जो कि डेंजरस कंडीशन है, फास्फोरस की एबनॉर्मलिटी, विटामिन D3 की एबनॉर्मलिटी, पैराथायराइड हार्मोन की एबनॉर्मलिटी, ये सब हमें देखने मिलेंगे। तो हमें स्टेज 5 में ये सारी एबनॉर्मलिटीज को करेक्ट करने के लिए डायलिसिस की जरूरत होती है। इसलिए जब सीकेडी स्टेज 5 आ जाती है और यूरिमिक सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराने के लिए। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दो तरह की हो सकती है, या तो हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हमारे पास समय है, रेसिडुअल रीनल फंक्शन अगर बाकी है, यानी कि किडनी के कुछ नेफ्रॉन्स अगर काम कर रहे हैं, तो हमें समय मिल जाता है कि हम कौन सा मोड ऑफ डायलिसिस जो है वो ऑप्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पोटेशियम हाई होने की वजह से या यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस यानी यूरिया का हार्ट की कवरिंग्स के चारों तरफ जमा हो जाने को हम यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, अगर ये दो ऐसी कंडीशन मौजूद हैं तो फिर हम यूजुअली डायलिसिस, हीमोडायलिसिस प्रीफर करते हैं और जल्दी डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, और वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट की डायलिसिस कब और कैसे होनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं।